आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में आप जाने जाते हैं। पूरे विश्व में पर्यावरण की अलख जगाने में आपको अग्रणी माना जाता है और गांधी दर्शन के जो दो प्रमुख स्तंभ हैं, अहिंसा और सत्याग्रह, इन दोनों को अपने जीवन में उतारने और उनको आत्मसात करने के लिए बहुगुणा जी को जाना जाता है। आप गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। आज इस कार्यक्रम में आपको पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बहुगुणा साहब, और आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुगुणा जी, पर्यावरण सबसे चर्चित विषय आज की दुनिया में, और बहुत पहले आपने इसको समझ लिया था, जान लिया था कि क्या कुछ आगे होने वाला है। ये दूरदर्शिता कहाँ से आई? कैसे आपके मन में आया कि पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए? ऐसा है कि मैं पहाड़ में रहता था जी, तो मैंने देखा कि वहाँ हिमालय के ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और अब जल संकट का युग आएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इस काम को तो कोई सरकार नहीं कर सकती, इसको तो जनता की शक्ति से ही होगा, यानी जनता को जगाने से होगा। इसलिए मैंने जगह जगह घूम घूम कर लोगों को ये संदेश देना शुरू किया कि अब जो जल संकट आ रहे हैं उसके मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। और उसके मुकाबले के तीन ही पहलू है। पहला तो है जल के उपयोग में किफ़ायत बरतना। अब ये मुहावरा छोड़ ही दीजिए कि पानी की तरह बहना, अब पानी की तरह बचाने का मुहावरा अपनाइए। दूसरी बात, पानी के जो स्रोत हैं जो सूख रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर, अब उसके बाद ये आवश्यक है कि हिमालय में वृक्षों की रक्षा की जाए, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो बारिश भी लाते हैं और पानी का संचय करते हैं। अब अंग्रेज तो व्यापारी थे, तो उन्होंने देखा हिमालय से पैसा कैसे कमाएं, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ चीड़ के पेड़ों की खान खड़ी कर दी। अब चीड़ के पेड़ में शक्ति नहीं होती है पानी का संचय करने की और बारिश लाने की, क्योंकि पानी का संचय करने वाले तो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं और फैली हुई जड़ों हुए। तो इसलिए मुझे लगा कि इस काम को जनशक्ति से करना चाहिए। और फिर मैंने जगह जगह घूमकर लोगों को ये बताना समझाना शुरू कर दिया कि पानी को बचाओ। और पानी का कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि दुर्भाग्य से अगर विश्व युद्ध हुआ तो पानी के सवाल पर होगा। एक देश से निकलने वाली नदियाँ दूसरे देश की तरफ मोड़ दी जाएंगी। तो इसलिए पानी को बचाने का और पानी को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि हम वृक्षों की खेती करें। जी, और उत्तराखंड इस मामले में काफ़ी धनी है कि हमारे पास जो वन संपदा है बहुत अधिक है, और ये भी बड़े गौरव की बात है कि पर्यावरण का जो संदेश है आपके माध्यम से, उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचा। अब जानना चाहेंगे कि ये उत्तराखंड की वो कौन सी भूमि है जहाँ पर आपने जन्म लिया और इस मैसेज को आप जगह जगह फैला रहे हैं? मैं ये एक छोटे से गांव में 10 परिवारों के गांव में जी, मेरा जन्म हुआ, मरोड़ा गांव में। और वो भागीरथी के तट से कुछ ऊपर था, करीब 1 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ से ही मैंने इसको शुरू किया। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के स्कूल में हुई। हमारे गांव के पास एक स्कूल था गोरन, वहाँ, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे उत्तरकाशी भेज दिया। वहाँ मेरी बहन और जीजाजी रहते थे, उनके पास मैं रहने लगा। और फिर प्राइमरी पास मैंने वहाँ से किया। उसके बाद टिहरी हाई स्कूल के लिए आया जी, और फिर टिहरी में ही मेरी शिक्षा हुई। जी, तो वो दौर याद आता है आपको जो बचपन का, खास तौर से जब हाई स्कूल की परीक्षा आपने दी? उसके लिए यहाँ देहरादून आया अब चलकर, क्योंकि पहाड़ों में तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। यहाँ देहरादून हाई स्कूल की परीक्षा दी। तो कुछ याद आता है आपको कौन सा स्कूल था जहाँ से आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी? मैं समझता हूँ DAV कॉलेज में ही दिया। वही केंद्र था। सामान्य विद्यार्थी था जी, पर अपने विषय में मैं काफ़ी दक्ष था, तो इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत तो नहीं होती थी, मैं आगे बढ़ता गया। जी, उसी दौरान टिहरी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो भी चल रहा था, उसकी यादें कुछ आपके मन में हो? हाँ, वहाँ पर रियासत थी और उसने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत से चले जाओ और राजाओं अंग्रेजों से नाता तोड़ो, क्योंकि राजा लोग तो अंग्रेजों को सब कुछ मानते थे। तो इसलिए हमने उस आंदोलन में आवाज़ उठाई कि
रियासत के लोगों को भी आज़ाद होना चाहिए। तो इसे मुझे याद है और उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसमें जेल भी गया। तो उस समय गांधी जी का उदय हो रहा था, गांधी जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे थे, तो उनका प्रभाव टिहरी में भी देखने को मिला आपको? सब जगह मिला, क्योंकि गांधी जी तो सूर्य के समान थे, तो उनका प्रभाव तो सभी जगह था। तो इसलिए वो गांधी जी की आंधी थी जो कि सब जगह फैली जी। और हम भी उस आंधी में बह गए। तो कुछ याद आता है कि कुछ ऐसे, जैसे उस समय चरखा चलाने की बात हुई, गांधी जी का सत्याग्रह और सत्य अहिंसा की बातें होती थी, तो कुछ प्रभाव आप पर भी पड़ा उस दौरान? जरूर, हमने किसी तरह से एक चरखा मंगा लिया वहाँ लेकिन चरखा खाते कहाँ, क्योंकि घर के लोग कहते हैं कि ये बवाल कहाँ से लाए हो। तो हमने सबसे सुरक्षित जगह जहाँ कोई देख न सके वो कब्रिस्तान पाई, और कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर बैठकर हम चरखा चलाते थे। तो चरखा तो गांधी जी का खास होता, तो ये हमारा मुख्य था। इंटर की परीक्षा आपने कब और कैसे पास की? मैं पुलिस की हिरासत में था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा राजा से, ये लड़का तो पढ़ने में होशियार है, फर्स्ट आने वाला है, दरबार का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो दरबार का रिजल्ट ठीक रखने के लिए मुझे परीक्षा देनी दी, लेकिन मेरे घर पर पुलिस का सिपाही बिठा दिया। लेकिन उसके बावजूद आपने परीक्षा दी, हाँ, और अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। हाँ, 2nd डिवीजन में आ गए। आज़ादी के बारे में बताएं, आज़ादी जब प्राप्त हुई, आज़ादी का दिन कैसा था? वो तो बहुत उल्लास का दिन था, क्योंकि उसके लिए बहुत बलिदान हुए थे और उसके लिए भारत की जनता ने बड़ा भारी त्याग किया था, इसलिए बहुत उत्साह था जब आज़ादी हुई। और उसके आज़ादी हमारे लिए एक वरदान सी साबित हुई। गांधी जी से कभी मुलाकात का अवसर मिला? हाँ, गांधी जी से मैं मिला था उनके प्रयाण से एक दिन पहले। अच्छा। और उनको जब मैंने पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, शाबाश, तुम हिमालय में जितनी ऊंचाई पर रहते हो तुमने उतने ऊंचाई काम किया है, मेरी अहिंसा को तुम धरती पर लाए हो। तो गांधी जी से मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई आपके लिए, और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जब आपने सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया और दुनिया को बताया कि ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। जी हाँ, क्योंकि गांधी जी की सबसे बड़ी देन मानव जाति के लिए अहिंसा है और सत्याग्रह है, लेकिन उसको जीवन में उतारना और उसके अनुसार काम करना काफी कठिन काम था, क्योंकि को प्रवाह के विरुद्ध तैरने के समान था। अब जानना चाहेंगे कि विवाह कब और किससे हुआ आपका? हम प्राय एक ही प्रकार के परिवार में से थे। मेरे पिताजी फॉरेस्ट अफसर थे और इनके पिताजी भी, और ये सरला बहन जी की शिष्या थी जो प्रख्यात गांधीवादी थी। तो उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई, घर वालों ने तय की और शादी हो गई। अब शादी होने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी शक्ति अब दुगुनी हो गई है जी, क्योंकि इनको वही संस्कार मिले थे और एक अच्छे परिवार से थे, तो मुझे अच्छा मिला। और इनके दोनों भाई भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जी। तो बिमला जी स्वयं एक समाज सेवी रही हैं, तो उनका आपके जीवन में जो प्रवेश हुआ उसके बाद किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? राजनीति से विदा हो गया, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है। जी। तो क्या इन्होंने ऐसा कहा आपको राजनीति छोड़ने के लिए? हाँ, इन्होंने तो कहा है। बाकी आम पर पत्नी जो है पीछे खींचने वाली होती है, लेकिन इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया उस क्षेत्र में जी, और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। शराब के विरोध में आपने आंदोलन किया, शराब की जो दुकानें खोली जा रही थी 1971 में, उसका आपने जमकर विरोध किया और अनशन भी किया। अनशन भी गांधी दर्शन का एक प्रमुख तत्व है। हाँ, तो बताएं उस घटना के बारे में। ऐसा है, उपवास का मतलब ये होता है कि जब बाहरी शक्तियाँ समाप्त हो जाते हैं और कोई मदद नहीं करते तो उस समय भगवान की शरण में चले जाना है। तो यही मैंने किया और इसका अच्छा असर रहा जी, स्वयं मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे तो आत्मसंतोष मिला, लोगों में इसका असर पड़ा। बहुगुणा जी से बातचीत जारी रहेगी। सुनते हैं एक मधुर सा गीत। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको
श्रोताओं, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई पद यात्राएं की, इसके पीछे क्या कारण था? ऐसा है, पदयात्रा लोक संपर्क का सबसे अच्छा साधन है। जब लोग बस से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, लेकिन पदयात्रा में आप लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से, और उनके साथ संवाद का अवसर मिलता है, क्योंकि संदेश फैलाने के लिए संवाद बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक ही ओर का वो चलता है, एक तरह का भाषण हुआ और लोग जो हैं वो मूक श्रोता रहते हैं, लतरफा होता है और दोनों ओर के लोगों को उससे लाभ होता है। तो कश्मीर से कोहिमा तक की जो आपकी यात्रा है वो काफी प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती है, तो उसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएं हमारे श्रोताओं को। ये 4870 किलोमीटर की यात्रा थी जो मैंने श्रीनगर कश्मीर से शुरू की और कोहिमा में वो समाप्त हुई जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हम अपना सामान पीठ पर लेकर चलते थे और रास्ते में जो कुछ लोग, ये बिना पैसे की हुई, रास्ते में जो कुछ लोग लेते थे वो खा लेते थे। जब हम किसी गांव के निकट पहुंचते थे तो बच्चे इकट्ठे होते थे। सबसे पहले बच्चे हमारा संदेश घर घर ले जाते थे और हमारे लिए शाम को एक एक रोटी लाते थे। आमतौर पर लोग प्रधान के घर पर जाते हैं और बिना बुलाए मेहमान बन जाते हैं, तो प्रधान के घर वाले तो परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमने ये तरीका निकाला कि लोगों से एक एक रोटी मंगाएं और उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, क्योंकि शाम को हमारी सभाओं में बहुत लोग जुड़ जाते थे कि भाई एक रोटी वाले कौन आ गया आज जी। इस तरह से हमें अपना संदेश पहुंचाने में बहुत सुविधा मिली और बहुत सफलता मिली। गांधी जी के दर्शन को आपने अपनाया। विकास का जो दर्शन है गांधी जी का, उसके विषय में बताएं कि वो विकास को किस रूप में लेते थे और आपने उसको किस रूप में अपनाया? गांधी जी के लिए विकास जो था वो गाँव का विकास था, क्योंकि भारत गाँव का देश है और आज हमारी जो सभ्यता है वो नगर प्रधान है, क्योंकि सब बड़े बड़े प्रतिष्ठान नगरों में हैं और अधिकारी गण भी नगरों में जाते हैं। तो मुझे लगा कि गांधी जी का जो असली दर्शन है गांव को उठाना, वो गांव के लोगों के बीच में जाकर ही हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक लंबी पैदल यात्रा की कश्मीर से कोहिमा तक, क्योंकि मुझे लगता था कि हिमालय अछूता रह जाता है, इसलिए पूरे हिमालय में जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी अवधारणा की कि विकास की आपकी अवधारणा क्या है, और खास तौर से यदि पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाते रहे और आज आपका वो संदेश कितना व्यवहारिक है? ऐसा है, सतत विकास का मतलब यह है कि जो हमारी पीढ़ी ने प्राप्त कर लिया उतना या उससे अधिक अगली पीढ़ी भी प्राप्त करिए, वही सतत विकास है। ये नहीं कि आज जितने संसाधन है सारे उनका लाभ हमें उठा लें, बल्कि अगली पीढ़ी का ख्याल रखें और इस तरह भूमि का उपयोग होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित हो सके। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यदि उत्तराखंड में वर्तमान में देखा जाए तो पर्यावरण की क्या स्थिति आपको लगती है? ऐसा है ना, जब तक उत्तराखंड का भूमि उपयोग नहीं बदला गया, अंग्रेज जो चीड़ लगा गए थे उसकी जगह चौड़ी पत्ती वाले पेड़ नहीं लगाए गए, तब तक न तो वहाँ के लोगों की आर्थिक हालत सुधर सकती है और न देश को पानी मिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो जब आने वाली है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, विश्व तापमान में वृद्धि की वजह से पानी का संकट, और पानी आप कहीं से ला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम पूरे पहाड़ों को चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों से भर दें, जिससे पानी का संरक्षण हो और लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आर्थिक हालत सुधरे। गांधी जी अपनी प्रार्थना में कहते थे कि हे नम्रता के सम्राट, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के जलों से सिंचित इस सुंदर देश में तुझे सब जगह खोजने में हमें मदद दे, हमें ग्रहणशीलता और खुला दिल दे, तेरी अपनी नम्रता दे, हिंदुस्तान की जनता से एक रूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे। हे भगवान, तू तभी मदद के लिए आता है जब मनुष्य शून्य बनकर तेरी शरण लेता है। हमें वरदान दे कि सेवक और मित्र के नाते जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं उससे कभी अलग न पड़ जाएं। हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना ताकि इस देश को हम ज्यादा समझें और ज्यादा चाहें।
अब जानना चाहेंगे कि आपने पर्यावरण के संदेश को विश्व भर में फैलाने का प्रयास किया, कई देशों की आपने यात्रा भी की, कुछ यात्राओं के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। ये हमारे जो आंदोलन था, चिपको आंदोलन, वो विश्व में एक नए तरह का अद्भुत आंदोलन था और उसकी जगह जगह चर्चा होने लगी। तो उस आंदोलन के लिए पुरस्कार भी मिला, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो इसलिए जगह जगह लोग जानना चाहते थे उसके बारे में। तो मैं दुनिया के कई देशों में गया और लोगों को उसके बारे में बताया, क्योंकि जल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता है। मैं दुनिया के कई देशों में गया, लेकिन ख़ास तौर से स्विट्ज़रलैंड में मेरी दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं तो पहाड़ी आदमी था और स्विट्ज़रलैंड भी एक पहाड़ी देश है। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र सबसे गरीब और स्विट्ज़रलैंड सबसे अमीर देश, संपन्न देश। तो वहाँ के लोग अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बचा कर रखते थे और उसको बढ़ाते थे, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी वजह से लोग वहाँ पर आते हैं, पर्यटक, और वो उनकी आमदनी का एक मुख्य जरिया है। तो वो प्राकृतिक सौंदर्य को अपना बढ़ाते और बनाए रखते थे। वहाँ पर सड़कें कम हैं, ख़ास तौर से नीचे से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सड़कों से प्रकृति बदसूरत हो जाती है, खोदना पड़ता है। तो उन्होंने रोपवे इसलिए बनाए जिसलिए आने जाने के लिए लोग उसका इस्तेमाल करें, और रोपवेज में खोदना नहीं पड़ता, सीधे रास्ता होता है और डोरी के ऊपर लोग चले जाते हैं। ऊपर से स्विच ऑन किया, डोरी ऊपर पहुंच गई, ऊपर से स्विच ऑन किया और डोरी नीचे पहुंच गई। तो वो अपनी प्रकृति को बचा कर रखते हैं और मानते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जी, और हमारी जो संपत्ति है वो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपके दृष्टिकोण में? उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए जगह जगह पदयात्राएं होनी चाहिए और स्कूलों में ये बात समझानी चाहिए कि तुम्हारा भविष्य संकट में है। इस भविष्य को संभालने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि तुम 3 चीज़ें अपनाओ। पहली चीज़ है किफ़ायत, ऑस्टेरिटी। दूसरी, जिन चीज़ों के बिना काम न चल सके उनके विकल्प, अल्टरनेटिव्स। और तीसरा जो भविष्य है वो है वृक्ष खेती, क्योंकि हमने अपनी मिट्टी को नशेबाज बना दिया। मिट्टी तो माँ है और उसको नशेबाज बनाना तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मिट्टी की रक्षा होनी चाहिए, और मिट्टी की रक्षा करने के लिए ये सबसे अच्छा है कि हम वृक्षों की खेती करें, क्योंकि वृक्ष जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है और खुली जगह में उत्पादन देता है। बहुगुणा साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपकी दिनचर्या क्या है? आप अभी भी स्वस्थ हैं और इतने सादगी से आपका जीवन चल रहा है, अब क्या राज है इसके पीछे? उसका राज तो इनकी देखभाल और वो है, विमला जी की देखभाल। हाँ, मेरी जो सहधर्मिणी है, सौभाग्य से वो उसकी शिष्या रही है, सरलाबेन की। तो एक तरह से हम दोनों गांधी जी की 2 शिष्याओं के शिष्य हैं, मैं मीराबेन का, रे सरलाबेन के। जी, तो इसलिए इनको वहाँ से जो शिक्षण और संस्कार मिले हैं उसका मेरे जीवन पर भी असर पड़ा है और हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? उत्तराखंड से पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है पूरे विश्व तक फैला। आज उत्तराखंड भी संकट की स्थिति में है और कई बार दैवीय आपदाओं से ग्रस्त हो जाता है। पिछले 2-3 साल पहले ऐसी आपदाएं आई हैं। ये एक सबसे बड़ी बात तो जो उत्तराखंड में होनी चाहिए, वहाँ का भूमि उपयोग बदलना चाहिए, क्योंकि ये तो व्यापारी थे और वो पैसे कमाने की बात सोचते थे। तो उन्होंने उत्तराखंड को इमारती लकड़ी की खान बना दिया, चीड़ के पेड़ों से भर दिया। उत्तराखंड तो हमारे देश के जल संपदा का भंडार है और वो जल संपदा बढ़े उसके लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पर चौड़ी पत्ती के पेड़ होने चाहिए। जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर चीड़ के बजाय अखरोट के पेड़ होते तो हम कितने संपन्न होते और देश में पानी का अकाल नहीं पड़ता। तो ये संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहा है। बहुगुणा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।